अरे एक गांव था। एक नाविक नाव से गांव वालों को पार ले जाता और वहां से वापस लाता था। इसी नदी पर लकड़ियों की एक पगडंडी बनी हुई थी, पर वह इतनी संकरी और कमजोर थी कि पैर रखते ही हिलने लगती। इस पर संतुलन बनाए रखना बहुत कठिन था, इसलिए कोई भी व्यक्ति इस पगडंडी का इस्तेमाल नहीं करता था। गांव का सेठ और नौकर किसी काम से नाव में बैठकर नदी के इस पार गए। कुछ घंटों बाद गांव वापस जाने के लिए वे बिना पूछे नाव में बैठ गए। ए नाविक, जल्दी चल, देर हो रही है। अरे तुम्हें दिखाई नहीं देता? नदी में तूफान आया है, लहरें कितनी उफान मार रही है। ऐसे में नदी में जाना मरना है क्या? तूफान कब रुकेगा? पता नहीं, 1 घंटा हो गया है। तो तुम गांव कैसे जाओगे? जब तूफान रुकेगा। अगर नहीं रुका तो नाव यही बांध कर कहीं सो जाऊंगा। उस पगडंडी का क्या हाल है? वो तो तूफान से भी ज्यादा खतरनाक है। अब क्या करें मालिक? क्या करें? चल पगडंडी पर। नाविक सब कुछ देखता है। कुछ कदमों की दूरी पर नदी को पार करने के लिए सेठ और नौकर पगडंडी के पास खड़े होकर। पहले तू चल। न मालिक, पहले आप चलो। मुझे तैरना नहीं आता, तो पहले तू ही चलेगा। मुझे भी तैरना नहीं आता। अबे चलता है कि नहीं, वरना तुझे आज ही निकाल दूंगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोलते हुए पगडंडी पर पैर रखता है। वह झट से साइड वाली रस्सी को पकड़कर पगडंडी के बीच में पैर रखकर संतुलन बनाता हुआ कदम आगे बढ़ाता है। सेठ जैसे ही पगडंडी पर चढ़ता है, वो झूले की तरह तेज हिलने लगी। दोनों घबरा जाते हैं। मालिक, बीच में जाओ, वरना दोनों गिर जाएंगे। सेठ किसी तरह पगडंडी के बीच में खड़ा होकर संतुलन बनाता है। दोनों धीरे धीरे एक एक कदम बढ़ाते हुए नदी के बीच में पहुंचे तो सामने गांव की ओर से एक मजदूर आता दिखाई दिया। उसने एक हाथ से सिर पर लकड़ियों का गट्ठर पकड़ा हुआ था और दूसरे हाथ से पगडंडी की रस्सी। हे भगवान, अब ये कौन आ रहा है? वैसे तो इस पर कोई नहीं आता, अब जाने ये कौन भला। पगडंडी पर वे आमने सामने आ जाते हैं। हे भाई, थोड़ा साइड हटो, निकल जाने दो भैया। अरे इतनी मुश्किल से तो यहाँ तक आए हैं। ये पगडंडी इतनी सकरी है, जगह दिख रही है। ऐसे जी, आप और ये थोड़ा टेढ़ा हो जाए तो मैं निकल जाऊंगा। मुझे बाजार जाना, देर हो रही है। नौकर थोड़ा टेढ़ा होने के लिए कदम उठाता है कि पगडंडी हिलने लगती है और सेठ अपना संतुलन खो देता है। वो नीचे बैठकर स्वयं को गिरने से बचाता है। ओ भाई, तुम हमें निकलने दो। मजदूर मुश्किल से दाईं ओर थोड़ा तिरछा खड़ा हो जाता है। तुम लोग निकल जाओ भैया। परंतु न नौकर न ही सेठ बाईं ओर संतुलन बना पाते हैं। तुम वापस जाओ, पहले हमें उस पार जाने दो, उसके बाद आना। भैया, मुझे मेरी ये लकड़ियाँ कैसे भी उस पार ले जानी है, वरना मेरी मजदूरी मारी जाएगी भैया। हाँ, नदी के तूफान और तुम्हारे चक्कर में पहले देर हो रही भैया। देखो, बहस मत करो। अरे मेरी भी तो मजबूरी है, जान जोखिम में डालकर यहाँ से जा रहा हूँ। मालिक क्या करें? तुम लोग आगे नहीं चल पा रहे, तो मेरे पीछे क्या आंखें लगी हैं जो मैं बोझ उठाकर वापस चला जाऊँ? अब हम ना आगे जा सकते हैं ना पीछे। सेठ समझ गया कि ये ऐसे नहीं जाएगा। अच्छा, ऐसा करो, तुम उल्टे कदम चलो। मैं नदी पार करके तुम्हें तुम्हारी मजदूरी जितने रुपए दे दूंगा। इससे न तुम्हें कोई हर्जा होगा और न हमें। लकड़हारे को बात जच जाती है और वह एक एक करके कदम दर कदम पीछे चलता है। दूसरी ओर सेठ और नौकर आगे कदम बढ़ाते हुए नदी पार कर गांव की ओर आ जाते हैं। सेठ जी, रुपए दे दो। रुपए? कौन से रुपए? आप ही ने तो कहा था कि अगर मैं पीछे हटा तो। अरे चल चल, रुपए का पेड़ पर लगते हैं। सेठ, ये गलत है। सही गलत मुझे मत सिखा, नहीं मेरा समय बर्बाद कर। जाकर अपना काम कर। ठीक है, तो मैं पंचायत करूंगा। हाँ तो कर ले पंचायत, किसने रोका, देख लूंगा। कहकर सेठ और नौकर वहाँ से चले जाते हैं। रास्ते में नौकर सेठ से पंचायत के बारे में कहता है। मालिक, अगर इसने सच में पंचायत बुला ली तो? बुलाने दे, मैं सेठ हूँ, वो भी अमीर, कौन मेरे खिलाफ फैसला देगा? थोड़ी देर में सेठ और उसके नौकर को पंचायत से बुलावा आता है। पंचों के साथ गांव वाले भी थे। ये भी आ गया, लगता है नदी का तूफान थम गया। हाँ भाई, सेठ,
ये मजदूर कह रहा है कि तुमने इसे नदी की पगडंडी से उल्टे पांव वापस जाने के लिए रुपए देने का वादा किया था, पर दिए नहीं है? क्या ये बात सही है? नहीं, ये झूठ बोल रहा है। मैं भला ऐसा वादा क्यों करने लगा? तुम बोलो, सच क्या है? मैं क्या बोलूं? मुझे थोड़ा कम सुनाई देता है, तो मैंने किसी बात पर ध्यान नहीं दिया। सेठ झूठ बोल रहा है, ये अपनी बात से मुकर गया है। क्या तुम अपनी बात सच साबित कर सकते हो? हाँ, ये नाविक भी वही था, इससे पूछ लो। सरपंच जी, मैं वही था। आज नदी में तूफान आने के कारण दूसरी ओर रुका हुआ था। मैंने मजदूर को पगडंडी से वापस लौटते हुए और सेठ को चिल्लाते हुए देखा था। ये नाविक इसके साथ मिला हुआ है। इन दोनों ने मिलकर मेरे खिलाफ पंचायत बुलाई है। मजदूर कुछ क्षण चुप रहे। ये नाविक इसके साथ मिला हुआ है। इन दोनों ने मिलकर मेरे खिलाफ पंचायत बुलाई है। मजदूर कुछ क्षण चुप रहता है। तुम्हें कुछ और कहना है? आज पगडंडी पर कौन कौन गया है? उसके आसपास भी कोई नहीं जाता। आज भी केवल तुम ही लोग गए हो। पंचो, आप मेरे साथ चलो, मैं अपनी बात साबित करके दिखाता हूँ। मजदूर सभी को नदी किनारे ले जाता है। वहाँ पगडंडी से थोड़ी दूरी पर वे रुक जाते हैं। पंचो, आप मेरी, सेठ और उसके नौकर की चप्पलें लेकर पगडंडी के किनारे रेत पर बने पैरों के निशान को नापिए। एक आदमी तीनों की चप्पलें लेकर निशानों पर रखता है। ये तुम तीनों के पैरों के निशान हैं। अब आप दूसरी ओर चलिए। पंचो, ये ऐसे ही समय बर्बाद कर रहा है। इसे अपनी बात रखने दो। सब नाव में बैठकर दूसरी ओर जाते हैं। एक आदमी पगडंडी के पास पड़ी रेत पर पड़े निशानों को चप्पलों से नाप कर कहता है। यहाँ तो केवल सेठ और उसके नौकर के पैरों के ही निशान हैं, इस मजदूर के नहीं। हाँ, क्योंकि मैं इस ओर पहुँचा ही नहीं। सेठ के कहने पर आधी पगडंडी से ही वापस चला गया। तो सीधी सी बात है, कोई जान जोखिम में डालकर आधे रास्ते से वापस क्यों जाएगा? तुमने कुछ तो कहा होगा इससे। झूठ बोलने से या मुकरने से कोई फायदा नहीं। अब इसे इसके रुपए दे दो। मैं कोई रुपए नहीं दूंगा और न ही इस पंचायत का फैसला मानूंगा। कर लो तुम्हें जो करना है। सेठ, सोच समझ कर बोलो, शायद तुम्हें पंचायत की ताकत पता नहीं है। सेठ उनकी बातें अनसुनी करके नौकर के साथ वहाँ से चला जाता है। 3-4 दिन तक सेठ का काम ठप पड़ा रहा। उसने सामान बाहर खुले में रखा देखा तो गुस्से में नौकर से पूछा, बारिश का मौसम है? अब तक सामान गोदाम में क्यों नहीं रखवाया? मजदूर नहीं आए। नहीं आएगा क्या मतलब? पैसे नहीं लेते? अगर बारिश आई और सामान खराब हो गया तो? मालिक, मैं क्या करूं? कोई मजदूर काम करने को तैयार नहीं। पंचायत ने मना किया होगा। सेठ को फिर किसी काम से नदी के उस पार जाना था। वह जैसे ही नाविक के पास गया, उसने मुंह फेर लिया। क्या हुआ? 2 गुना किराया दूंगा, चल। ना, पंचायत का हुक्म है। अच्छा, तो ये सब पंचायत का किया धरा है। पीछे से मजदूर सिर पर एक गट्ठर लिए आता है और चुपचाप नाव में बैठकर चला जाता है। सेठ दोनों को जाते देखता रह जाता है। सेठ यहाँ वहाँ देखता है और पगडंडी की ओर बढ़ जाता है। वह पगडंडी पर कदम रखता है तो वह जोर जोर से हिलने लगती है। साइड की रस्सी पकड़कर मुश्किल से संतुलन बनाकर वह आगे बढ़ता है। अचानक पगडंडी बीच में से टूट गई और सेठ नदी में गिर गया। डूबते हुए सेठ को देखकर मजदूर लकड़ियां छोड़कर नाव में से कूद गया और तैरते हुए सेठ के पास जाकर उसे संभाला। पीछे से नाविक भी नाव लेकर आ गया। दोनों ने सेठ को नाव में बिठाकर किनारे पहुंचाया। इसके बाद सेठ ने पंचायत में सबसे माफी मांगी। पंचो, मुझे माफ कर दो। मैं पंचायत की ताकत समझ गया हूँ। सेठ, तुम धन के लालच में अंधे हो चले थे। जिसके साथ तुमने छल किया, आज उसी ने तुम्हारी जान बचाई। भाई, मुझे माफ कर दो। मुझे अपनी गलती का एहसास